नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। आज है ट्यूसडे और हर ट्यूसडे को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, इस कोर्स में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस अप्रोच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा वीडियो है हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटीज। क्लास 6 से लेके 12 तक कौन कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैंने वीडियो 2 में आपको बताया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में। बेसिकली फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो आपको ये बताता है कि आपके अराउंड जो यूनिवर्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ, या ओवर द पीरियड ऑफ स्पेस में कैसे चेंज हुआ, कितना मैटर बढ़ा, कितना कम हुआ, या फिर कितना फोर्स, एनर्जी, वर्क, इन सारी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, पहले हम बेसिक समझेंगे, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, सारे बेसिक कंसेप्ट्स पहले पढ़ेंगे। फिर इन बेसिक कंसेप्ट्स को कहाँ अप्लाई किया जाता है तो अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इस फिजिक्स में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है वो पढ़ेंगे। तो इन 3 स्टेजेस में हम फिजिक्स को कवर करेंगे। और क्योंकि साइंस इतना वास्ट है तो एक वीडियो में तो ये होने वाला नहीं है, तो आज के वीडियो का ये पार्ट 1 टॉपिक हुआ। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम फिजिक्स के बेसिक फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले, हम देखने वाले मेजरमेंट, मोशन, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बेसिक वर्ड्स हो गए, ये हमें क्यों पढ़ना है? इसका रीजन ये है, कभी कभी क्या होता है जो बहुत बेसिक चीजें होती है उनकी एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता होती कि कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। इसके लिए भले ही आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, साइंस के बैकग्राउंड से हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। इस वीडियो में आप चीजें एकदम बेसिक से लेके शूट तक अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और फिर जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा ब्रेक आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, जहां पे बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए वहां पे हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। देखो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को नापना, चाहे अब आलू हो तो किलोग्राम में नापो, दूध है तो लीटर में नापो। ठीक है, डिस्टेंस है तो मीटर्स या किलोमीटर्स में नाप लो, टाइम है तो सेकेंड्स या आवर्स में नाप लो। तो ये जो नापना होता है, ये जो साइंस होता है, चीजों को मेजर करना, ये किसी भी एक रीजन या एक कंट्री से लिमिटेड नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। तो इसके लिए क्या किया है, थ्रू आउट द वर्ल्ड चीजों को मेजर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, इन सारी चीजों को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर करते हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, आपको इतना ही पता रखना है, इसके बारे में हमको मेजरमेंट के बारे में कुछ याद नहीं रखना। सबसे पहली चीज हम देखेंगे मोशन। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। अगर आप मेरे पीछे की दीवार देखोगे, आज भी ऐसी है, 2 हफ्ते पहले की वीडियो में भी ऐसी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी जगह चेंज नहीं की, तो हम ये बोलेंगे द वॉल इज नॉट इन मोशन। मोशन के लिए द ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिस्प्लेड, इट हैज टू कवर सम डिस्टेंस, उसके ऊपर कुछ तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होना चाहिए, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका थोड़ा स्पीड चेंज होना चाहिए। तो ये मोशंस भी बहुत टाइप के होते हैं। तो इन मोशंस के जस्ट नाम हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन में इन वर्ड्स को यूज किया हो गया हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे ये मोशन क्या था, स्कूल में सुना था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो सबसे पहला मोशन है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है लाइन में जाना। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा लीनियर मोशन, या फिर उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, जब ये मोशन ऑब्जेक्ट्स मूव करे, 2 टाइप से मूव कर सकते हैं। आइदर देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट सेम स्पीड। जब सेम स्पीड से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, बिल्कुल एक्सेलरेशन इसके ऊपर नहीं हो रहा, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। या फिर ऑब्जेक्ट जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पर जब ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे फास्ट गया, फिर धीरे गया, फिर फास्ट गया, फिर धीरे गया, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी बदल रही है, भले ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, थोड़ा कभी एक्सेलरेट करता है कभी नहीं करता, ऐसे मोशन को हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आपको बस यहाँ पे नाम याद रखने हैं। तो एक टाइप का मोशन हमने देख लिया लीनियर। दूसरा देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कल में घूमना।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे देखो रोटेशन को भी सर्कुलर मोशन दिया बोला जाता है। रोटेशन ले लो, अर्थ का रिवोल्यूशन ले लो सन के अराउंड, वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी उसको मैंने थोड़ा अलग करके टाइम दिया हुआ है। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, पर पहले ये देखो सर्कुलर मोशन में भी ऐसे हो सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, ऐसे नहीं ना कि अर्थ सोचती कि अभी 1-2 महीने हो गए मैं थोड़ा फास्ट मूव करूंगी फिर स्लो मूव करूंगी, ऐसे नहीं, विद द सेम स्पीड इट मूव्स, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, ठीक है, इफ यू ट्राइंग टू मूव ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मैनर, या फिर आप किसी बॉल को मूव करते हो, जब आप बॉल को रोटेट करते हो, स्पिनर को रोटेट करते हो, पहले वो स्पिनर फास्ट मूव हो रहा होता है, फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, यहाँ पे चेंज इन स्पीड है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मूव करना, लीनियर मोशन मतलब लाइन में मूव करना। स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड अगर कांस्टेंट रह रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एग्जांपल्स दिए गए, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट, पंखे का घूमना, या फिर आप किसी पत्थर को रोप से टाई करो उसको मूव करना, या फिर आप सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, रेस ट्रैक के ऊपर कार को सर्कुलर मोशन में घुमाते हो वो भी, या फिर सिंपली आप जब मेले में जाते हो मेरी गो राउंड में बैठते हो वो भी तो सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक पत्थर को ले लो, किसी भी एक पार्टिकल को ले लो, उसको हवा में फेंक दो, द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल अलोंग अ कर्व, जो एक कर्व में वो आप बॉल थ्रो करते हो, अब शायद क्रिकेट के लिए बॉल थ्रो कर रहे हो, कोई भी चीज, उस मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। मतलब पहले जाते हो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट इसमें जाता है, अब जब हवा में फेंकते हो स्ट्रेट जाता है, इवेंचुअली वो नीचे एक सर्कुलर पार्ट में गिर जाता है, ठीक है। अगर आपने रॉकेट भी अगर आपने देखा होगा, ठीक है, अब जब दिवाली, यू शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, पर अगर बचपन में हम देखा होगा दिवाली के लिए वो रॉकेट भी जाता है हवा में, पहले वो स्ट्रेट जाता है, इवेंचुअली कहीं पर सर्कुलर पाथ में गिर ही जाता है। क्या ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है? नहीं, एक कर्व के शेप में। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। आगे चल के हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। फिर एक आता है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, दोनों चीजें सेम नहीं, अलग अलग है, ध्यान से सुनना। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स में अपने आप को रिपीट करता है किसी मोशन को, फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये एक ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक पूरा ट्राइंगल हो गया। दिस ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन टू पॉइंट सी, एक पूरा ट्राइंगल कवर करके वापस पॉइंट ए तक आने के लिए इसको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करेगा, इस मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या ये सर्कल के अराउंड है? नहीं, एक ट्राइंगल के अराउंड है, तो नेसेसरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन सिर्फ एक सर्कुलर इमेज में हो, कहीं पे भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है। ऑसिलेटरी मोशन का फर्क समझो। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है जैसे घड़ी का पेंडुलम, इट इज मूविंग, बट वो कैसे मूव करता है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, अलोंग अ फिक्स्ड पॉइंट। जब पीरियोडिक मोशन होता है ऑब्जेक्ट विल मूव एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट इन फिक्स्ड टाइम, सेम टाइम, बट वो पूरा पाथ कवर करके आता है। ऑसिलेटरी मोशन में पाथ कवर नहीं किया जाता, एक ही फिक्स पॉइंट से आगे पीछे घूमना बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो अभी हमने लीनियर देखा, सर्कुलर देखा, कर्वीलिनियर देखा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन देखा। सी अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, इसके लिए क्योंकि बस नाम मैं चाहती थी आपको पता चले, नथिंग एज सच कि आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनरी मोशन। रोटेशनल मतलब जब आप ऑब्जेक्ट होता है वो अपने अराउंड मूव करता है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मोशन मतलब अराउंड अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। जैसे अर्थ अगर अपने आप अपने अराउंड मूव करे तो उसको बोलते हैं रोटेट, अर्थ जब सन के अराउंड मूव करते तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ये दोनों ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिटल पाथ्स है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। बट क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, फिर भी हम उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। रोलिंग मोशन ये सबसे आसान होता है। अगर आपने किसी भी कार का एग्जांपल ले लो, जब भी कार मूव करती, कार के जो पहिए होती है ना, टायर्स, और आप देखोगे टायर्स अपने आप में सर्कल पे मूव कर रहे होते हैं प्लस जमीन पे सीधे जा रहे होते हैं। तो ऐसा मोशन जिसमें रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है,
ऐसे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वाले मोशन को हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोटेशन मोशन एक कॉम्बिनेशन मोशन है कि एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक ही मोशन में मूव नहीं कर रहा, और सर्कुलर भी मूव कर रहा है प्लस वो सीधा भी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक कर्वीलिनियर मोशन का एग्जांपल है। इस कर्व पाथ को गैलियो द्वारा एक पैराबोला के शेप में दिखाया गया था, तो इसको हम थोड़ा अलग से जस्ट बिकॉज एक स्पेशल टाइप का कर्वीलिनियर मोशन हो गया, इसका मैंने आपको नाम बता दिया। ब्राउनियन मोशन, ये वर्ड आपको याद रखना है। ब्राउनियन मोशन सिर्फ फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स मतलब ऐसी चीजें विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, जैसे लिक्विड या गैस फ्लो कर सकती है। तो फ्लूइड्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब भी आप किसी पानी की बोतल को शेक करके रखो या किसी भी हवा के कंटेनर को शेक करके रखो, अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं ना कंटेनर के साथ अपना कोलिजन करके, उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो आपको फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्राउनियन मोशन लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स में होता है, जब वो किसी कहीं पे आप उसको मूव करके रख दे दो। ठीक है, फिर हम देखते हैं फोर्स। तो अभी क्विक रिविजन, पहले हमने देखा मेजरमेंट, उसके बाद हमने देखा मोशन। मोशन में हमने देखा लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर हमने देखा कर्वीलिनियर मोशन, उसके बाद हमने देखा पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा रोटेशन एंड रिवोल्यूशनरी मोशन, फिर उसके बाद हमने एग्जांपल देखा इसका क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, और लास्ट में ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नाउ वी मूव ऑन टू फोर्स। देखो, फोर्स का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा भाई फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है मतलब आइदर आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया है या फिर आपने ऑब्जेक्ट को पुल किया। एग्जाम्पल बता देती हूँ। सपोज आपने किसी को पुश कर दिया, अपने एक इंसान को धक्का दे दिया, हो गया फोर्स अप्लाइड। या फिर अगर आप रास्ते पे एक डॉगी जा रहा है, आपका ये पेट है, उसको आपने बेल्ट टाई किया, आप उस डॉगी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कुएं में से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप रोप को अपने पास पुल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर अप्लाइंग फोर्स। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैग्नेट्स का। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बट फिर भी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। या फिर अगर दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल्स हुए तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने से पुश करेगा। तो भले ही ऑब्जेक्ट चाहे कांटेक्ट में हो या ना हो, अगर कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल या पुश वाला एक्शन किया गया है तो हम बोलेंगे फोर्स अप्लाई हुआ है। तो प्लीज याद रखना, फोर्स होने के लिए, फॉर अ फोर्स टू टेक प्लेस, नॉट नेसेसरी बोथ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में मतलब मैग्नेट्स भी देखो थोड़ा एक शॉर्ट रेंज में आने चाहिए, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहने की क्राइटेरिया नहीं होती। फोर्स की पढ़ाई ज्यादा डिटेल में न्यूटन ने की, इसके लिए इसके एसआई यूनिट न्यूटन है। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल है एफ। फोर्स में आपको कुछ टर्म्स याद रखनी, उन टर्म्स के बारे में हम देखेंगे। तो फोर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिनको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला टर्म है थ्रस्ट। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आप बोलोगे थ्रस्ट अप्लाई किया। जैसे अगर प्लेन मूव कर रहा है, प्लेन को एक बाद में मोशन फोर्स अप्लाई करने में प्लेन ज्यादा स्पीड में मूव करेगा। या फिर अगर सपोज कोई पानी के ऊपर फिश स्विम कर रहा है, जब एक वेव आती है समुद्र की, वो फिश को और आगे से स्पीड में मूव कराती है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट करना। थ्रस्ट मतलब स्पीड को बढ़ावा देना। ड्रैग करना मतलब खींचना। अभी आप मुझे बताओ, आप चीजों को कब ड्रैग करते हो? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। आप किसी को कब अपनी तरफ खींचते हो? जब वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो ड्रैग का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करना, ताकि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ खींचा है। तो याद रखना, थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की। ड्रैग एक ऐसा फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाती है। तीसरा वर्ड आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, टॉर्क। देखो ये चीज आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, मुझे भी पता है, लेकिन याद इतने सालों बाद किसको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम ये बेसिक वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। टॉर्क का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्पीड को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, जब भी आप पानी की बॉटल ओपन करते हो, स्टार्टिंग में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
बॉटल खुलने में टाइम लगता है, एंड में जैसे ही उसका बॉटल का रिम एंड में आ जाता है, अब भले ही थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो बॉटल जल्दी खुल जाती है, उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रोटेशनल स्पीड चीज की बदल रही है, ठीक है। चाहे आप एक बॉल को स्पिन करो, स्पिनर को स्पिन करो, उसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल स्पीड ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो याद रखना, थ्रस्ट स्पीड बढ़ाता है, ड्रैग स्पीड कम करता है, टॉर्क रोटेशनल स्पीड को चेंज करता है। अभी हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो मैं फास्ट इसके लिए जाऊंगी ताकि थियोरी आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट दुनिया में इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। मतलब न्यूटन बोलता है, फॉर एग्जांपल इस मोबाइल को पकड़ लो, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में, हर एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, वो ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में उस स्थिति को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको रोकती नहीं, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव। या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करूंगी, वो स्टेशनरी रहेगा। दिस एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब तक कोई की फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में उस स्थिति को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, सपोज आप एक फन पार्क में चले गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसएल वर्ल्ड चले गए, वाटर किंगडम चले गए, कहीं पे भी आप चले गए, आप एक राइड में बैठे हो, रोलर कोस्टर राइड में बैठे हो और रोलर कोस्टर मूव हो रहा है। अगर आप कितनी भी कोशिश करें कि आप स्टेशनरी बैठोगे, फिर भी अगर रोलर कोस्टर मूव हो रहा है तो आप भी उसके साथ मूव होंगे। मतलब जब तक आपके ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, आप भी मूव करोगे, है ना। तो वो मतलब है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, आप जिस भी स्थिति में वो कंटिन्यू कर सकते हो। एप्लीकेशंस देखते हैं न्यूटन लॉ की। फर्स्ट कहाँ पे, फॉर एग्जांपल पहला दिया है डस्ट के ऊपर। अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट है या बेड है जिसके ऊपर बहुत डस्ट है, जब तक आप उस ब्लैंकेट को झटकोगे नहीं, जब तक उस कारपेट या ब्लैंकेट को डस्ट नहीं करोगे, तब तक वो डस्ट पार्टिकल्स उस ब्लैंकेट से जाएंगी नहीं, वो एकदम कंफर्टेबली उस ब्लैंकेट के ऊपर रहेंगी, बिकॉज दैट इज द इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल्स। वो उनकी एबिलिटी है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आता नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। या फिर अगर किसी पेड़ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हो, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट शेक दैट ट्री, दोस फ्रूट्स वोंट फॉल आउट। फिर आप बोलोगे मैम लेकिन पेड़ों से तो फल गिरते हैं। वो फल कब गिरते हैं, जब वो पक जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल उनको नीचे खींचता है। तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो ही रहा है ना। ये आपको समझना है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। और थोड़े एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज आप एक बस में बैठे हो, बस रुकी हुई है, ठीक है, आप भी बस के साथ रुके हुए बैठे हो। जैसे ही बस स्टार्ट होती है, जैसे ही बस आगे जा रही है, आप पीछे चले जाते हो। ये क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना। आप पहले आराम से बैठे थे, बस भी रुकी हुई थी, जैसे ही बस स्टार्ट होगी आप पीछे चले जाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर बस मूव कर रही है, जैसे ही बस रुकेगी आप आगे चले जाओगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको बताने के लिए, इसको और डिटेल में हम थर्ड लॉ में समझेंगे, बट ये याद रखना। या फिर सपोज अगर आप कैरम खेल रहे हो, कैरम में जो स्ट्राइकर होता है, जब तक आप उस डिस्क पे उस स्ट्राइकर नहीं मारोगे और डिस्क मूव नहीं करेगा, तो ये आपको यही बता रहा है द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव और कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। या फिर वो जो डिस्क भी है, वो थोड़ा आगे जाके जब तक किसी दीवार को या जब तक उसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, वो रुकेगा नहीं। तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए, कैसे हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते। फर्स्ट लॉ क्या था कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। यूपीएससी की एक अच्छी बात है कि आपको ये लॉज याद नहीं रखने, ठीक है। जब आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करनी है, चाहे वो एसएसबी हो, सीडीएस हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में आपको देखने हैं। तो आप पहले कंसेप्ट समझ लो, आपको क्या याद करके लिखना है वो आपको मैं मेंस वाले पैटर्न में बता दूंगी। फिलहाल आपको ये याद नहीं रखने, फिलहाल आपको सिर्फ समझने। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप देखेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या बताता है कि कोई भी पार्टिकल का जो स्पीड होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो उस पार्टिकल के दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है।
एक उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दूसरा उस पार्टिकल का मास कितना है। आप मुझे बताओ, सपोज एक किलो का पत्थर है, इमेजिन करो एक पत्थर है 1 किलो का, ये एक किलो का पत्थर है। इस पत्थर को मूव करने के लिए मैं एक छोटू सा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, क्या वो पत्थर मूव होगा? बस एक सिंपल टच, विल दैट पत्थर मूव? नो। बट अगर मैंने एक जोर सा पुश दे दिया उस पत्थर के ऊपर, क्या हो जाएगा? पत्थर थोड़ा मूव करेगा। यही पे इस पत्थर की जगह अगर एक नीडल होती या एक छोटू सा बॉल होता, क्रेजी बॉल होता, भले मैं अगर एक छोटा पुश दे देती वो पत्थर मूव करेगा, अगर एक बड़ा वाला पुश दे देती तो पत्थर और ज्यादा मूव करता। क्यों? क्योंकि उस छोटे क्रेजी बॉल का मास कम था। तो आप ऑब्जेक्ट को कितना मूव करोगे ये उस ऑब्जेक्ट के दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का। दूसरी एग्जांपल बता दे, इमेजिन कर एक 100 किलो का पत्थर है, भले ही मैं अपनी पूरी ताकत उस पत्थर को पुश करने के लिए लगाऊं, फिर भी उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो आपको सेकेंड लॉ में सिर्फ इतना ही याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा ये दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, वन इज फोर्स अप्लाइड एंड अनदर इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जाते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल कैचिंग द बॉल। कैचिंग द बॉल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कैसे? तो प्रोफेशनल बैट्समैन जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन, वो इमीडिएटली बॉल को नहीं पकड़ते। बॉल को पकड़ने के लिए थोड़ा अपना हाथ पीछे लेके थोड़ा स्विंग करके पकड़ते। रीजन क्या है? जितना ज्यादा बॉल को टाइम दोगे उतना उसका स्पीड कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट आपको बॉल को पकड़ने के लिए कम फोर्स लगेगा। तो देख रहे हो, एक्सेलरेशन कम करने के लिए वो क्या कर रहे? डिस्टेंस को बढ़ा रहे। सिंपली अगर आप एक पत्थर को किक करोगे वो हिलेगा भी नहीं, बट अगर छोटू सा पेबल होगा उसको किक करोगे तो वो एकदम फास्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का वेट बड़ा था, पेबल का छोटा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये लाइफ में आप कर्मा के साथ भी रिलेट कर सकते हो। There is an equal in size and opposite in direction reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है? For example, अगर आप देखोगे, इमेजिन करो अगर आप लोगों में से कितने लोगों को एयर राइफल शूटिंग आती है, जब आप गन को शूट करते हो, whenever you shoot a pellet, भले वो गन में से पैलेट आगे जाती है, जो वो स्ट्राइक पुश करता है उसके हाथ को पीछे रिकॉइल फील होगा, हिज हैंड विल मूव बैकवर्ड। तो भले ही गन में से बुलेट आगे जा रही है, जो शूट कर रहा है उसका हाथ पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एक्शन ऑफ गोइंग इन फ्रंट देयर इज एन इक्वल एक्शन ऑफ गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट एक्शंस आते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अगर आप किसी जमीन पे, हार्ड जमीन पे सोओगे, थोड़ी देर बाद आपको दर्द फील होगा। क्यों? क्योंकि जितना आपकी बॉडी ने जमीन पे फोर्स एक्ट किया था उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप पे अप्लाई हुआ। आप किसी भी स्लीपरी जमीन पे चल नहीं सकते, बट हार्ड पत्थर जमीन पे चल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हार्ड पत्थर होता है, आप जितना उसके ऊपर फोर्स एक्ट करोगे उतनी हार्ड सरफेस आपके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, आपको चलने में आसानी होगी। पर अगर स्लीपरी जमीन है और आप उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो, स्लीपरी सरफेस आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तो आप भी उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे, क्योंकि दोनों सरफेसेस में फ्रिक्शन ही नहीं है, फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा। क्या हो जाएगा? आप फिसल जाओगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बैठे हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे चीजें खा रहे हो, ये सारी चीजें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आती है। ठीक है, अगर सपोज कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि अगर आपने बचपन में अपने भाई बहन या किसी को एक जोर से झापड़ मारा होगा या पुश किया होगा, जब आप किसी को स्लैप करने भी जाते हो आपके हाथ में भी जलन होती है। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Whatever you exert, same force will be exerted on your hand. ठीक है, बर्ड्स के ऊपर भी ये होता है कि जब बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, जितनी हवा विंग्स पुश डाउनवर्ड्स उतना ही ऊपर वो बर्ड जाते हैं। तो बर्ड को अगर ज्यादा ऊपर जाना है उसको ज्यादा हवा पुश करके नीचे डालना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ रॉकेट का। अगर आप कोई भी रॉकेट लॉन्च देखोगे, रॉकेट प्रोपल्शन देखोगे, कि रॉकेट को जब जमीन से ऊपर जाना होता है, रॉकेट बहुत धुआं, बहुत फोर्स नीचे अप्लाई करता है। जितना रॉकेट ग्राउंड को पुश करेगा उतने ही ऑपोजिट फोर्स से रॉकेट ऊपर चला जाता है। ठीक है,
अभी तक हमने क्या देखा, मेजरमेंट देखा, मोशन देखा, टाइप्स ऑफ मोशन देखे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखा। उसमें हमने फर्स्ट लॉ देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होता वो अपनी इनर्शिया को कंटिन्यू करता है। दूसरा हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सीलरेशन होगा ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो प्लस उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा हमने देखा फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी हम देखते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, इसमें आपको बस क्या याद रखना है कि 4 फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी बस ऊपर ऊपर से प्रॉपर्टीज देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है अगर आपको पूछा जाए, पर उसकी रेंज काफी लंबी है। यूनिवर्सल फोर्स है, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट से फील होता है। जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ये फोर्स छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जर्ट करते हैं। इवन सन के अराउंड अर्थ क्यों घूमती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है, या फिर आप देखते हो कि मून और अर्थ के बीच में भी बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, बट मून हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरता? बिकॉज जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है उतना मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो देयर इज अ बैलेंस। ठीक है, पेड़ में से फल नीचे क्यों गिरते हैं, या हम कितना भी पानी ऊपर फेंके द वाटर हैज टू फॉल डाउन, व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद सेकंड नंबर में कमजोर फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कब होता है? जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का डीके होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये आपको याद नहीं रखना, बट क्योंकि ये फोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है बस इतना ही आपको देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफी ज्यादा इनफाइनाइट रेंज है इसमें। यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली इट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिंपल सी चीज, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे। आपको इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बट शॉर्ट रेंज में। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का है। तो अभी ये आपको मैंने क्यों इन्फॉर्मेशन दी, ताकि अगर एग्जाम में आपको पूछे कोई विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच जो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स मोशन के बाद हमने देखे 4 फंडामेंटल फोर्सेस। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, ज्यादा डिटेल में आपको 12th में पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर हमेशा बच्चे कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये तो पता होता है कि सर्कल से कुछ रिलेटेड होगा, बट कौन सा मोशन कहाँ पे, कौन सा फोर्स कहाँ पे, वो अगर आपको नहीं याद, डोंट वरी, अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि जब ऑब्जेक्ट को घुमाता है वो एक सेंटर ऑफ द सर्कल से बाइंड करता है। इसका मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ही हैज अ बॉल अटैच्ड टू अ थ्रेड। जब इंसान उस बॉल को हवा में घुमाएगा आप देखोगे वो बॉल सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। ये ब्लैक डॉट्स है ना, ये बॉल का पैटर्न बता रही है। बट ये क्यों सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है? यूजुअली अगर मैं बॉल को हवा में फेंकूं तो वो चला जाएगा, बट दिस बॉल इज मूविंग इन द सर्कुलर पार्ट। क्यों? क्योंकि वो बॉल उस रोप से अटैच्ड है। तो अलोंग द रोप जो फोर्स उस बॉल को सर्कुलर मोशन में जाने के लिए फोर्स कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, व्हेन वी स्विंग अ बॉल tied to a string we observe that ball follows a circular path। ये बॉल क्यों सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सिंपली याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अगर सपोज उस बॉल को जो मैं घुमा रही हूँ, अगर मैं उसको घुमाना छोड़ दूंगी क्या हो जाएगा? बॉल कहीं और गिर जाएगा। मतलब जब तक मैंने उस रोप को पकड़ा हुआ है बॉल सर्कल में घूम रहा है, जैसे मैं उस रोप को छोड़ूंगी बॉल कहीं और चला जाएगा। मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो उस बॉल पे एक्ट कर रहा है कि चल सर्कल से कहीं और मूव करते। सो द फोर्स विच इज एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट, प्लीज यू हैव टू रिमेंबर, इसके लिए मैंने ये डेफिनेशंस लिख के दिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और वो ऑब्जेक्ट को बाहर सर्कुलर मोशन से दूर जाने के लिए फोर्स करता है। तो आप ऐसे याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स कर रहा है बाहर जाने के लिए, सेंट्रीपिटल पिटल फोर्स कर रहा है अंदर आने के लिए। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है?
अगर आप साइंस लैब में सपोज अगर आप बीएससी केमिस्ट्री ले रहे हो, ठीक है, या आप आपकी ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकल्स में सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होगी, तो वहां पे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं बेसिकली, ऐसे कवर्ड, ऐसे इमेजिन कर लो टेस्ट ट्यूब्स में कुछ सोल्यूशन कवर्ड होते हैं, एक बॉक्स होता है उसमें दो ट्यूब्स होती है, उसमें आप रख दो, बॉक्स को बंद करो, बटन ऑन करो, अंदर वो ट्यूब्स जो होती है सेंट्रीफ्यूजेस होती है, वो सर्कुलर पार्ट में मूव करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आप बटन को बंद करके वापस उन टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालोगे जो कवर्ड थी ऑब्वियसली, तो आप देखोगे कि पार्टिकल्स सेपरेट हुए हुए हैं, नीचे आपको हेवियर पार्टिकल्स मिलते हैं, ऊपर आपको लाइटर पार्टिकल्स मिलती है। ये क्यों हो रहा, कि इसके लिए हुआ बिकॉज व्हेन द लिक्विड इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड, हेवियर पार्टिकल्स मूव अवे from the axis of rotation and lighter particles come near to the axis of rotation. तो ये किसके वजह से हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। पार्टिकल्स दूर क्यों चले गए, क्योंकि उनको दूर कौन लेके गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या फिर अगर वॉशिंग मशीन में भी आप देखोगे, स्पिनिंग ड्रम जो होता है वो क्यों है, वो पानी क्यों दूर चला जाता है जब मशीन को ये करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। या फिर ब्लड सेल्स में से प्लाज्मा में से ब्लड सेल्स सेपरेट करने आप जो ब्लड टेस्ट कराते हो, तो बाद में आपको बताता है ना डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, तो अलग अलग वो कैसे बता सकते हैं प्लाज्मा में से कितने व्हाइट ब्लड से कितने रेड ब्लड थे, किसने किया, तो पहले आपके खून के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डाला जाता है, तो हेवियर रेड सेल्स जो होते हैं बॉटम में रह जाते हैं, लाइटर व्हाइट सेल्स होते हैं ऊपर रह जाते हैं। देखो इससे आप एक नया पॉइंट सीख गए कि ब्लड सेल्स में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो लाइटर होती है, रेड ब्लड सेल्स हेवियर होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लाइफ में, ये तो आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब रास्ते से जा रहे हो, स्पेशली जब बारिश वाला सीजन होगा, तो रास्ते में अगर गड्ढे में कोई भी कीचड़ होता है, कोई भी गाड़ी अगर उस गड्ढे में से जाती है, पूरा कीचड़ आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस, क्योंकि भले ही वो गाड़ी के पहिए सर्कुलर मोशन में सीधे जा रहे, उसके ऊपर जो मड थी, उसके ऊपर भले ही उन पहियों सेंट्रीपिटल फोर्स इतना काम नहीं कर पाया, इसके लिए वो मड क्या हो गया, बाहर की तरफ थ्रो किया गया सर्कुलर मोशन, और वो किसके ऊपर आ जाता है, नॉर्मल रोड रास्ते पे चलने वाले लोगों के ऊपर। कभी कभी दूध में से क्रीम को अलग करना, हनी को अलग करना, ये सारी चीजें कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूजल में किया जाता है। और एक चीज आपने मे भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कार सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ये चांस होता है कि अगर कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन से अलग चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर में सपोज यहाँ पे कार मूव कर रही है, देयर आर चांसेस कि टर्निंग पे ये कार सीधी निकल जाए, सर्कल फॉलो ही ना करे, सीधा निकल जाए। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो एंडिंग वाला ट्रैक होता है सर्कल का, सर्कुलर, वो हमेशा कवर्ड, वहां पे आप देखोगे हमेशा बैंक्स होते हैं, हमेशा बैरिकेड्स होते हैं, और आउटर एज को थोड़ा एलिवेटेड भी किया जाता है। तो जब भी कोई मोटरसाइकिलिस्ट, आप अगर स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, बाइक भी चलाते हो, जब आप टर्न लेते हो, आप ऑब्जर्व करोगे आप थोड़ा स्लाइड बेंड हो जाते हो और आपकी बाइक निकल जाती है, क्योंकि अगर आप सीधे जाओगे ऐसे के ऐसे, तो क्या हो जाएगा, आपकी बाइक क्रॉस कर देगी और रास्ते को बाहर, आप कहीं खाई वाई में भी गिर सकते हो। तो एज अ रिजल्ट क्या किया जाता है, आउटर एज को थोड़ा एलिवेटेड किया जाता है, तो यू विल ऑब्वियसली एक्सपीरियंस दिस कि आप टू व्हीलर पे थोड़ा बेंड हो जाते हो। सर्कस में भी अगर आपने देखा होगा, वो एक गेम होता है दैट इवन, जिसमें बाइक जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है फुल हाई स्पीड पे सर्कुलर केज में घुमाता है, वो क्यों नहीं बाइक से गिरता, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, ठीक है। तो अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अभी हम देखेंगे प्रेशर। देखो फोर्स क्या था, किसी भी चीज को पुल करना या पुश करना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात, अगर सपोज मैं जोर से अपना हाथ मूव कर रही हूँ, बहुत फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, बट मुझे प्रेशर कब फील हो रहा है, जब ये मूवमेंट की हवा के पार्टिकल्स मेरे गाल को टच करे, या फिर इफ आई सिंपली मूव माई हैंड एंड आई डोंट फील एनीथिंग, तो मैं बोलूंगी ये बस फोर्स था। बट जब मैंने अपने गाल को टच किया, आई कैन फील द प्रेशर। प्रेशर कब फील होता है, जब कोई भी फोर्स एरिया पे एक्ट करता है। तो प्रेशर, अगर आपको कोई पूछे कि भाई फोर्स और प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्या है, फोर्स इज सिंपली पुलिंग और पुशिंग एक्शन। प्रेशर क्या, उस फोर्स को जब आप एरिया पे एक्ट करते हो। और हमेशा याद रखना, जितनी छोटी एरिया उतना ज्यादा प्रेशर फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पेन, सपोज ये पेन है, पॉइंटेड पॉइंट है पेन का,
अगर इस पेन को मैं हाथ में चुभाने की कोशिश करूं 10 न्यूटन के फोर्स से, क्या हो जाएगा, मेरा हाथ दुखेगा। आई मूव माई हैंड अवे, क्योंकि वो चांसेस है कि वो पेन मेरे हाथ में चला जाए। पर अगर सपोज ये पेन का ब्रॉड एंड है और मैं 10 न्यूटन की फोर्स से हाथ को पियर्स करूं, मेरे को ज्यादा दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन का एरिया ज्यादा था तो मुझे कम प्रेशर फील होता है। जब एरिया कम होती है और सेम फोर्स एक्ट करोगे, ज्यादा प्रेशर फील होगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल नाइफ ले लो। नाइफ की जो एज होती है ब्लेड की, अगर वो बहुत मोटी हो जाती है नाइफ की एज, तो आप फल वल काट नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नाइफ के एज की एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम फील होगा। वही अगर आप छुरी को छुरी वाले के पास उसको शार्प बनाने के लिए दे दोगे, तो क्या करेगा, एज को एकदम पतला बना देगा, तो नुकीली बन जाती है, तो उसमें उसकी जो ये होती है शार्पनेस वो बढ़ जाती है। तब फिर आप उस छुरी को ले लो और आप एप्पल या टमाटर काटने की कोशिश करो, बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आज को आप इस प्रेशर वाले टॉपिक में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, जितनी कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। एग्जाम्पल दे देती हूँ। सिंपली इमेजिन करो, आपको अगर मैं बोलूं कि 8 घंटे जाके सो जाओ, गो एंड स्लीप ऑन अ बेड, आप आराम से 8 घंटे सो जाओगे। पर अगर मैं आपको बोलूं 8 घंटे उस कॉर्नर में खड़े रहो, आपके पैर दुखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जमीन पे खड़े रहते हो, एरिया योर कॉन्टेक्ट विद द जमीन इज ओनली 2 लेग्स, 2 ही पैरों के ऊपर खड़े रह रहे हो, तो आप जितना फोर्स उस जमीन पे एक्ट कर रहे हो, सिर्फ एक छोटू से एरिया पे एक्ट हो रहा है आपके पैरों के ऊपर। एज ए रिजल्ट 8 घंटे बाद आपके पैर बहुत दुखेंगे। पर जब आप बेड पे सो रहे हो, आपकी पूरी बॉडी उस जमीन के कांटेक्ट से, तो एरिया बढ़ाई अपने कांटेक्ट वाली, तो कम फोर्स अप्लाई होगा, आप आराम से सो पाओगे। तो हमेशा याद रखना, कम एरिया ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एरिया कम प्रेशर। ठीक है। फिर यहाँ पे फुटबॉल स्टड्स, स्नो स्कीज, इसका एग्जांपल दिया, बैकपैक का भी एग्जांपल दिया है। ठीक है, वो भी बात नहीं है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मैंने आपको बताया। जो आपके फुटबॉल के स्टड्स भी होते हैं, उनके जो स्पाइक्स होते हैं उनको शार्प बनाया होता है। क्यों? ताकि आपका एरिया अगर कम होगा, आपका ग्रिप ज्यादा रहेगा, ज्यादा प्रेशर एक्ट कर पाओगे उस ट्रैक के ऊपर। सेम चीजें स्नो स्कीज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सरफेस टेंशन सबसे पहले याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड्स में होता है। इट्स ओनली इन लिक्विड्स। क्या होता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लिक्विड के ऊपर जो सरफेस होता है, लिक्विड की जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें टेंशन एक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। सपोज आप पेंट कर रहे हो, आपने वाटर कलर्स को पेंट कर रहे हो, जब आप आपके ब्रश के पेंट को नीचे से फेंकते हो या ऐसा शेक करोगे, आप क्या देखोगे, पेंट वाटर ड्रॉपलेट्स में गिर जाएगा, और थोड़ी देर बाद अगर आजू बाजू थोड़े ड्रॉपलेट्स होंगे, वो एक दूसरे के पास आके एक बड़ा वाला बबल बना देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दे ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कम किया जाता है लिक्विड्स के द्वारा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर आपको किसी को भी कोई भी आपको पूछेगा, यूजुअली स्कूल में बहुत ये कॉमन क्वेश्चन होता था। 2 क्वेश्चन मुझे साइंस में हमेशा स्कूल में सबसे कॉमन रहे। पहला कि ज्यादा आपको किस चीज से बर्न्स होगा, स्टीम से या हॉट वाटर से। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई आर रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप, बारिश की बूंदे सर्कुलर शेप में क्यों होती है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं गिरती या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं गिरती। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा अगर टेंशन एक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो, आपने कभी देखा होगा कि तालाब के ऊपर छोटे छोटे स्पाइडर्स, चींटियां आराम से चल पाती है। मॉस्किटोज भी गटर के पानी पे आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको पानी का सरफेस टेंशन कम करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऑयल पोर किया जाता है। आपको और एक एग्जांपल बता देते हैं। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, मर्चेंट नेवी के एंड ऑल, सपोज जब बड़े समुद्र में जाते हैं और तूफानी बारिश आ रही है, तूफानी लहरें आ रही है समुद्र की, और वो वेव्स बहुत जोर से उस शिप के ऊपर ये कर रही है, मतलब अटैक कर रही है, जो भी अफेक्ट कर रही है, तो सेलर्स यूजुअली क्या करते हैं, शिप के अराउंड थोड़ा सा ऑयल पोर कर देते हैं। ऑयल पोर करने से क्या होता है, पानी के अंदर जितना सरफेस टेंशन है थोड़ा कम हो जाता है और लहरों की हाइट भी कम हो जाती है।
तो इसके लिए आपको सरफेस टेंशन क्यों याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि सरफेस टेंशन बेसिकली कब होता है कि पानी के अंदर, बेसिकली लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट टेंशन इज क्रिएटेड। ठीक है, मर्क्यूरी भी आसानी से आप देखोगे, मर्क्यूरी भी स्पेरिकल ड्रॉप का शेप ले लेती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अगर आप पानी में सपोज सोप डाल दे, डिटर्जेंट डाल दे, पानी का क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है। या फिर आप पानी को उबालो तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो जब कपड़े धोने होते हैं, कपड़ों में बहुत सारी मिट्टी लगी और आपको उस मिट्टी को अलग करना है, तो आप यूजुअली पानी में सोप एंड डिटर्जेंट डाल देते हो और फिर आप कपड़े डाल देते हो, ताकि उससे क्या हो कि जितना भी सरफेस टेंशन था पानी का कम हो जाए, सारा डर्ट निकल जाए। या फिर आप गर्म पानी में कपड़े धोते हो, ठीक है, तो अगर आपने गर्म पानी भी ले लिया, डिटर्जेंट भी ले लिया, तो इतना कुछ ये डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया इन वॉयज एट हाई सीज, जो वॉयलेंट वेव्स होती है, सेलर्स क्या करते हैं? ऑयल के टिन्स अराउंड द शिप एंड बोट पोर करते हैं। हाँ, पर प्लीज ये याद मत रखना कि बड़े बड़े ऑयल्स को पोर करके समुद्र को खराब करते हैं, कि नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उनके शिप के अराउंड जितना वेव्स के टेंशन को कम करने की जरूरत है उतना ही। ठीक है, क्योंकि ऑयल स्पिल करना इलीगल है, क्योंकि आप मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। देखो, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ रब करेगा या कांटेक्ट में आएगा, तो उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अभी आपको ये भी याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज की वजह से होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। मतलब यहाँ पे भी अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पे भी स्मूथ नहीं है, जब ये ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, ये जो इरेगुलरिटीज है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। बट इमेजिन करो अगर ये बहुत स्मूथ सरफेस है, ये भी बहुत स्मूथ सरफेस है, अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज ही नहीं है। सो फॉर फ्रिक्शन टू अकर, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इरेगुलरिटीज होनी बहुत जरूरी है। Force required to overcome friction is at the moment is called sliding friction. For example, अगर आप चाहते हो, सपोज ये मोबाइल है, ये मोबाइल इस जमीन के ऊपर है, मैं चाहती हूँ कि ये मोबाइल इस जमीन से थोड़ा स्लिप हो, तो ये जमीन से स्लिप होने के लिए जितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज समवॉट स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या ज्यादा आसान होगा, नॉर्मल रखे हुए मोबाइल को मूव करना या ऑलरेडी मूविंग मोबाइल को मूव करना? क्या ज्यादा आसान होता है कि एक मोबाइल रखा हुआ है उसको मूव करो, कि ऑलरेडी किसी ने मोबाइल मूव कर रहा है और उसको आप थोड़ा पुश करो? तो ऑलरेडी मूविंग मोबाइल को, इसके लिए बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू मूव अ बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन फ्रॉम रेस्ट। और एक चीज आप मुझे बताओ, एक बॉल रखा हुआ है, अब बॉल को पुश करते बॉल रोल हो जाता है, बॉल को पुश करके रोल करना ज्यादा आसान है कि ऑलरेडी रोलिंग बॉल को पुश करके मूव करना? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, ज्यादा फास्ट कौन सा बॉल जाता है? जब बॉलर क्रिकेटर को बॉल फेंक के मारता है वो ज्यादा फास्ट जाता है, या क्रिकेटर जब मूविंग बॉल को एकदम फास्ट बैट से हिट करता है? ऑब्वियसली जब क्रिकेटर बॉल को बैट से हिट करता है वो ज्यादा फास्ट जाता है। क्यों? कि रोलिंग फ्रिक्शन से भी कम लेवल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, अभी आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। फ्रिक्शन में भी अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन से भी कम फोर्स लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। अगर सपोज ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोल कराना है तो आपको सबसे कम फोर्स लगेगा, उससे ज्यादा फोर्स आपको ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने में लगेगा, उससे ज्यादा फोर्स आपको ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन ओवरकम कराने के लिए लगेगा। ठीक है, सिमिलरली फ्लूइड्स और गैसेस भी फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रैग। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस आपको। ड्रैग हमने वैसे पहले क्या पढ़ा था, ड्रैग क्यों यूज किया जाता है? ड्रैग ऐसे टाइप का फोर्स है जो ऑब्जेक्ट का स्पीड कम करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा याद रखना, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। मतलब अगर गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स जो गाड़ी के ऊपर एक्ट करेगा जमीन पे, वो पीछे की तरफ होगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता,
हम कोई भी चीज डे टू डे लाइफ एक्टिविटी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो दीवार में नेल को हिट करके लगाते हो या जो स्क्रू को फिक्स करते हो, वो दीवार उस स्क्रू को क्यों फिक्स करा पाती है? क्योंकि उस दीवार में अगर फ्रिक्शन होगा कांटेक्ट में, तो ही वो स्क्रू उसके ऊपर फिक्स बैठेगा। पर अगर सपोज इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? वो स्क्रू बार बार दीवार से स्लिप हो जाएगा, आप कोई भी डे टू डे लाइफ काम नहीं कर पाओगे। एक हॉर्स भी जो होता है वो अपने कार्ट को तब तक पुल नहीं कर पाएगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, ये नहीं, सिंपल सी बात बता देती हूँ, हॉर्स को भी रहने दो। सपोज आपको अगर बोला जाए, सपोज अगर आप देखते हो, मूवीज में भी देखते हो कि अगर कोई एक इंसान टेरेस से हैंग कर रहा है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज हैंगिंग ऑन अ टेरेस, और जब भी किसी इंसान को उस दूसरे इंसान को बचाना होता है, पहले वो क्या करता है? पहले वो रोप से अपने आप को टाई कर लेता है, अपनी जगह फिक्स कर लेता है, फिर आप दूसरे को पुल करते हो। अगर आपकी खुद की जगह फिक्स नहीं होगी, विल यू बी एबल टू पुल एनी अदर पर्सन? नहीं। तो यही बात बताई गई हॉर्स के बारे में। हॉर्स भी कार्ट को तभी पुल पर जाएगा जब हॉर्स का कांटेक्ट जमीन के साथ सिक्योर हो। अगर हॉर्स ही जमीन पे फिसल रहा है तो वो कैसे कार्ट को पुल करेगा? तो आप समझ रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स। आपको फिलहाल सिर्फ क्या याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है रोलिंग फोर्स, उसके ऊपर का होता है स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके ऊपर का पावर होता है फ्रिक्शन, ठीक है। और एक चीज, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जितने फायदे उतने थोड़े नुकसान भी है। ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से, ज्यादा मशीन्स में रब करने की वजह से कभी कभी हीट जनरेट, अब सिंपली हाथ को भी रब करोगे, विल फील हीट बीइंग जनरेटेड। तो अगर कोई मशीन्स बार बार रबिंग की वजह से फंक्शन करी, हीट जनरेट हो जाएगा, बहुत सारी यूजफुल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी आपको गाड़ी में या मशीन्स में भी खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ता है? थोड़ा ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ शुड वी रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले लुब्रिकेंट्स यूज करो। लुब्रिकेंट्स बेसिकली ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स होते हैं, जिससे क्या होगा, दोनों मशीन्स के अंदर जो इरेगुलरिटीज होगी वो कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट कम रबिंग होगा, कम हीट जनरेट होगी, कम एनर्जी वेस्ट होगी। ऑयल्स यूज करो, ग्रीस यूज करो, या फिर अगर आपने स्केटिंग्स कभी किए हो, अगर आपके बचपन में भी आप रोलर स्केट्स यूज करो, आप देखोगे स्केटिंग के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, मेटेलिक बॉल्स, वो बॉल बियरिंग होती है। कार के अंदर भी होते हैं, बट बेसिकली स्केटिंग्स के अंदर ज्यादा होती है। तो वो भी क्यों की जाती है? ताकि वो पहिए आराम से स्मूथली जमीन पे मूव करे, बॉल बियरिंग की वजह से। और एक चीज, कार के डिजाइन्स, ठीक है, अगर आप देखते हो पहले के जमाने की जो कार्स होते थे, अगर आप देखोगे वो एकदम बॉक्स शेप के होते थे। आगे से एकदम पूरे आगे का जो फ्रंट पार्ट होता था वो पूरा का पूरा एकदम रेक्टेंगुलर होता था। आजकल अगर आप देखते हो तो फ्रंट ऑफ व्हीकल्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड ऑब्लोंग। ऑब्लोंग मतलब थोड़ा सा ओवल शेप टाइप होते हैं। आगे अभी के एरोप्लेन्स देखोगे आप, आगे से थोड़ा राउंड शेप होता है। कार्स भी अगर आप देखोगे आगे से थोड़ा राउंड टर्निंग होता है। ये क्यों होता है? ताकि अगर आप डिजाइन चेंज करोगे, जब भी कार मूव करेगी ज्यादा फास्ट मूव करेगी, हवा कम एक्ट करेगा उसके ऊपर, फ्रिक्शन कम होगा हवा का, ठीक है। आगे देखते हैं वर्क। अभी फ्रिक्शन के बाद हमें देखना है काम। बेसिकली काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। सपोज आप लोगों ने मुझे एक जॉब दे दिया, ठीक है, आप लोगों को मैंने बोला कि मैं काम करूंगी, मेरा काम है दीवार को पुश करना। मैंने पूरा दिन अपनी जान लगा के इस दीवार को पुश किया, दीवार एक जगह 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं की, और मैं आपको शाम को बोलूंगी कि मुझे सैलरी दे दो, मैंने आज पूरा दिन काम किया, तो आप क्या बोलोगे? काम हुआ है कि नहीं हुआ? आप बोलोगे कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ दिख तो नहीं रहा, ठीक है। या फिर आप अगर मुझे बोलोगे कि पेपर वर्क करो, और वो पेपर सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही है, कुछ पेपर्स को मूव भी नहीं किया, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ काम नहीं किया। तो बेसिकली काम हुआ है ये कब बताया जाता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स द डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे पूरा दिन फोर्स अप्लाई किया बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। वर्क डन बोलने के लिए हमें ये बोलना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट हैज टू डिस्प्लेस। A person that holds a heavy object does no physical work because the force is not moving the object through a distance.
पूरा दिन अगर मैं ऐसे दीवार को पकड़ के बैठ गई तो भी वो काम नहीं होता, देयर हैज टू बी अ मूवमेंट। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई साहब पत्थर वर्क होने के लिए पत्थर को मूव होना जरूरी है। अगर आप मुझे बताओ, मैंने एक पत्थर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला एग्जांपल देती हूँ, उसको रोप टाई किया और मैं उस पत्थर को घुमा रही हूँ, बहुत मैंने उस पत्थर को घुमाया और एट द एंड मैंने रुक गई। ठीक है, आई हैव नॉट लेफ्ट द रोप, रोप इज स्टिल इन माय हैंड, पत्थर वापस नीचे आ गया। हैज द पत्थर और हैज द स्टोन मूव्ड एनीवेयर? नो, इट हैज नॉट मूव्ड एनी डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसको कहीं लीव ही नहीं किया, जो उसका पोजीशन था वो वहीं पे। एज अ रिजल्ट सेंट्रीपिटल फोर्स में जब तक ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करके बाहर सेंट्रीफ्यूगल द्वारा चला नहीं जाता, हम बोलते हैं वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको वर्क में सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन देखा, वर्क देखा, अभी एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। आप बहुत सारे एड्स देखते हो, बूस्ट, बॉर्नविटा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? की काम करने की क्षमता। इस क्षमता को हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है, मोशन में नहीं है, रुका हुआ है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, की इसमें क्षमता है, ये कर सकता है, पर अभी तक कर नहीं रहा। When the object is in motion, मूवमेंट हो रही है उस ऑब्जेक्ट में, तब हम उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर उस ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही है तो हम बोलेंगे थर्मल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर केमिकल चेंज हुआ है तो हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। अगर उस ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस के ऊपर हम बात करें तो बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी अलग अलग टाइप की आती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है। एग्जाम्पल बता देती हूँ। सपोज एक गाड़ी पहाड़ के ऊपर रुकी हुई है, द ऑब्जेक्ट द कार हैज द एनर्जी टू मूव डाउन, बट वो कार रुकी हुई है, तो उस टाइम पे हम कार की एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब वो कार पहाड़ से नीचे नीचे आ रही है तो क्या हो जाएगा? कार इज मूविंग, तब हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो कार पहाड़ से नीचे आ रही है, उसके इंजन में बिकॉज ऑफ द वर्क इंजन उसकी गर्म हो रही है, हीट इज जनरेटेड, तब हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तब समझ रहे हो, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा, और एक चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अलग आता है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये 2-3 लॉज होते हैं ना, आपको याद रखने चाहिए। 4 लॉज थर्मोडायनेमिक्स के, 3 लॉज न्यूटन के, 7 लॉज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? सिंपली याद रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो बच्चे सीडीएस एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली उनके 12th के बाद एग्जाम्स होती है, तो 12th के बाद के बच्चों के लिए आज की स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का ये साइंस का जो भी पार्ट रहेगा, ताकि आपको वापस और कहीं साइंस के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एनर्जी कैन नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप ऊर्जा को बना नहीं सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कार का पोटेंशियल, मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी का दिया था। ठीक है, यही उस स्लाइड पे दिया गया, आप बाद में पढ़ सकते हो। अभी देखो, इसके बाद हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम टॉपिक कवर करेंगे आगे वाले कुछ वीडियोस में, साउंड, सोनार, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, कैपिलरी एक्शन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स, टीआईआर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबोज, अरोराज, ग्रेविटेशन, स्टार्स, सोलर सिस्टम, और कोरोना वायरस नहीं, आग से रिलेटेड। ठीक है, ऑब्वियसली एक वीडियो में नहीं होगा, और थोड़े वीडियोस लगेंगे, बट ये टॉपिक कवर होने के बाद आपका बेसिक फिजिक्स हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर फिजिक्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर का नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। इफ एनीथिंग प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो मच। अगले ट्यूसडे मिलते हैं फॉर साइंस एंड टेक। थैंक यू।